डिमेंशिया में क्या होता है कि हम इसको जर्नल टर्म है जो हम मेमोरी लॉस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और इम्पेयर्ड कॉग्निशन के लिए यूज करते हैं। तो जो ये हमारे पास सिचुएशन होती है ये हमारी इम्पेयर करती है लैंग्वेज को, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन को, मोटर स्किल्स को, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को, जजमेंट को, और समहाउ जो है ऑब्वियसली हमारी डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें इंटरफेयर करती हैं, और अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज आती है वो है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है डिमेंशिया की, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास क्या कह सकते हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव और अबनॉर्मल क्लम्प्स बनते हैं अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन के और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। हमारे पास बेसिकली न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स और जो बीटा अमाइलॉइड हैं ये हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इनकी अल्जाइमर डिजीज में बेसिकली उन्होंने एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर था, ठीक है, जिसका नाम था डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर। उसने ऑटोप्सी की थी एक इंडिविजुअल की और उसने उसके ब्रेन में देखा था कि जो है वो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स और जो बीटा अमाइलॉइड के जो है वो प्लेक्स आपस में जो है वो कंपोज हुए हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो ये चीज डिस्कवर हुई थी कि वो पेशेंट जो है वो अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो उनमें आगे पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास अल्जाइमर डिजीज है उसको हम क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास कॉमन टाइप्स हैं अल्जाइमर डिजीज की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया अगर ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन हो गया किसी भी वजह से तो वेस्कुलर डिमेंशिया होता है। नेक्स्ट इज डिमेंशिया विद ल्यूई बॉडीज। ल्यूई बॉडीज जो है ये भी प्रोटीन होती हैं और ये भी अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है ब्रेन में। तो अगर उनकी वजह से अगर डिमेंशिया हो रहा है तो उसको हम डिमेंशिया विद ल्यूई बॉडीज या ल्यूई बॉडी डिमेंशिया कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, ठीक है। जो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है ये हमारे पास जो है वो कोग्निटिव फंक्शन और मेमोरी और इनसे रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो डिफिकल्टीज कोज करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन होती है माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो कि अल्टीमेटली फिर हमारे डिमेंशिया में और अल्जाइमर डिजीज में चेंज होती है। इसमें हमारे पास जो कोग्निटिव फंक्शंस हैं वो सिग्निफिकेंट इनफ नहीं होते कि वो हमारी डेली लाइफ जो है उसको ठीक तरह से जो है वो प्रिवेल कर सके। और समटाइम्स जो हमारे पास माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो ट्रांसफर होती है, प्रोग्रेस करती है डिमेंशिया में, समटाइम्स वो नहीं करती, ठीक है। अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी में जो डिमेंशिया में सबसे पहला रिस्क फैक्टर है वो है एज। जो एज है वो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल है फॉर जो एज है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक रिस्क फैक्टर है आपके पास जो है वो डिमेंशिया का। वो बेसिकली अगर वो 65 ईयर से ओल्डर इंडिविजुअल हैं तो उनको हम कहते हैं लेट ऑनसेट। अगर वो बिफोर 65 ईयर्स ऑफ एज अगर डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज कोज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं अर्ली ऑनसेट और यंगर ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज और डिमेंशिया। और मोस्टली जो 75% से ज्यादा इंडिविजुअल हैं वो जेनेटिक बेस होते हैं, जिनको 5% से ज्यादा इंडिविजुअल केसेस होते हैं वो अगर आपको जेनेटिक्स की वजह से होती है जो फैमिलीज में रन कर रहे होते हैं। इसके अलावा एपोलिपोप्रोटीन ई एक जीन है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है और वो सर्कुलेट करती है हमारी ब्लड में, और हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो भी इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एपोलिपोप्रोटीन ई को। ये क्या करता है, ये डिलीवर करता है कोलेस्ट्रॉल को और लिपिड को टू न्यूरॉन्स। अगर इसमें वेरिएशन आ जाती है और इसका एक वेरिएंट होता है एपोइलिप्सोन 4, ठीक है। हमारे पास एपोलिपोप्रोटीन ई का एक वेरिएंट है एपोइलिप्सन 4। ये जो है वेरिएंट कोज करता है हमारे पास अल्जाइमर डिजीज, और अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ जनरल पॉपुलेशन में जो है ये वेरिएंट प्रेजेंट होता है उन पेशेंट में जिनमें अल्जाइमर डिजीज है, ठीक है।
तो अगर आप कहते हैं कि 40% पेशेंट है अल्जाइमर डिजीज के, तो उनमें 15% जो है वो ApoE इलेप्सन 4 के साथ होंगे, ठीक है। और ये जो वेरिएंट है ये रिस्क इंक्रीज कर देता है अल्जाइमर डिजीज का 3 to 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास वेरिएंट है ये डिफरेंट न्यूमरस पाथवे के साथ जो है वो इफेक्ट कोज करता है। जो हमने पीछे बात की थी कि बीटा अमाइलॉइड हैं वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, उनके क्लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअल रीजन यही होती है कि ये जो हमारे पास वेरिएंट है एपोप्रोटीन ई, ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ बीटा अमाइलॉइड को जो है वो इंटरफेयर करता है और जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और वो क्लम्प्स की फॉर्म में जो है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है ब्रेन में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और दूसरी प्रोटीन की हमने बात की थी न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल, इसके अलावा जो है प्रेजनलिन 1 एंड प्रेजनलिन 2 और अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, ये भी हमारे पास इनकोड करते हैं अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन के लिए। तो उनके मेटाबॉलिज्म में भी जो है ये वेरिएंट इंटरफेयर करता है और कोज करता है हमारे पास अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। इसके अलावा कुछ सर्टेन हमारे पास डिजीजेस जिनमें हमारे पास क्रोनिक डिजीजेस है, जिनमें हमारे पास सीवीडीज हैं, डायबिटीज है, फ्री ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव डैमेज है, डाउन सिंड्रोम है, और अगर कोई हेड इंजरी है तो वो भी हमारे पास अल्जाइमर डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अब अगर हम इसकी पैथोफिजियो की बात करें तो पैथोफिजियो में हमारे पास जो है ऑब्वियसली अमाइलॉइड प्लेक्स और न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं। टाउ के नाम से एक प्रोटीन होती है, ठीक है, उसके अगर मेटाबॉलिज्म में जो है वो इफेक्ट आता है तो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं और ये दोनों आपस में कंपोज करते हैं। और ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होती हैं हिप्पोकैम्पस में और नियोकॉर्टेक्स में, उनका डैमेज कोज करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हाई डेंसिटी ऑफ प्लेक्स और टैंगल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अबनॉर्मेलिटी आती है कम्युनिकेशन में, फंक्शन में, रिपेयर में, डैमेज न्यूरॉन्स के ब्रेन श्रिंक कर जाता है और न्यूरॉन्स जो है वो डाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो डिमेंशिया होता है। अब इसकी वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट स्टेज है साइन एंड सिम्टम की, जिनमें हमारे पास मेमोरी लॉस होता है, कंफ्यूजन होती है, जैसे जैसे टाइम पास करता है कंडीशन एडवांस होती जाती है तो इम्पेयर डिसीजन मेकिंग होना शुरू हो जाती है, लैंग्वेज स्किल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, डिसोरिएंटेशन होना शुरू हो जाती है, आपको चीजें टाइम लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, और आपको जो है अपनी डेली फंक्शन जो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए या आपकी डेली वर्क है वो आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, ड्रेसिंग नहीं खुद से कर सकते, बाथिंग नहीं कर सकते, ईट खुद से नहीं कर सकते, और फाइनल स्टेज में वो बेड बाउंड हो जाते हैं और उनकी कंप्लीटली एबिलिटी लॉस हो जाती है कि वो किसी से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। और ये बिगिन करती है ग्रेजुअली लेकिन एडवांस होती जाती है। आप अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का नेम भूलना शुरू हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एनोमिया, ठीक है, उस कंडीशन को। और अगर आपको अगर किसी इंडिविजुअल ने कुछ बोला है और आपको वो रिपीटेडली लफ्ज जो है वो आपके जहन में चल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इकोलेकिया। और अगर कंप्रीहेंशन लॉस हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एग्नोसिया। और मोटर स्किल डिटोरिएशन आना शुरू हो जाती है, रिफ्लेक्सिस में चेंज आना शुरू हो जाता है, शफलिंग गेट हो जाती है, और बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, लिम्ब वीकनेस होना शुरू हो जाती है। जाइए इसके बाद जो हमने इनके लिए न्यूट्रिशनल गोल और इंटरवेंशन अप्लाई करनी होती है, सबसे पहले तो आपने इनका जो वेट है, क्योंकि वीकनेस होती है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी ड्रग म्यूटेंट इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, और मसल वीकनेस की वजह से, तो आपने कोशिश करनी होती है कि आपने उनका बीएमआई जो है वो रीजनेबल रखना होता है, ठीक है, आपने उनको सफिशिएंट कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स फूड प्रोवाइड करना होता है, ऐसी टेक्निक प्रोवाइड करनी होती है जो कि उनको प्रॉब्लम कॉज ना करे ईटिंग में। आपने मिनिमाइज करना होता है वो इन्वायरमेंट जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आपने एक टाइम पे एक फूड ऑफर करना होता है, ठीक है, सिंपल प्लेस सिटिंग होनी चाहिए, आपका जो टेबल का कलर है और जो कटलरी है यूटेंसिल्स है कलर वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है,
और आपको फिंगर फूड जो है वो ऑफर करना चाहिए एज पॉसिबल, ठीक है। अगर तो वो सेल्फ फीडिंग पे हैं और आपको स्ट्राइव करना चाहिए कि वो सेल्फ फीड करें, लेकिन अगर वो सेल्फ फीड नहीं कर सकते तो आपने वो एडिक्वेसी मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर आप उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप उनकी जो सिटिंग वाली जगह है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको फूड का टेक्सचर है पेशेंट का वो अकॉर्डिंग टू प्रिवेंट और मिनिमाइज चॉकिंग और एस्पिरेशन होना चाहिए, ठीक है। आपको उनको वर्बली या किसी तरह शो करके दिखाना पड़ता है कि आपने किस तरह च्यू करना है, किस तरह स्वेलो करना है। आपने उनको एडिक्वेट टाइम देना होता है कि वो मील जो है वो इजीली खा सके, 30 to 45 मिनट पर मील एटलीस्ट। इसके अलावा आपने उनको जो है मैक्सिमाइज न्यूट्रिएंट जो है वो लंच टाइम में देने होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम उनका कोग्निटिव फंक्शन थोड़ा बेहतर होता है कंपेयर टू अदर डे टाइम। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपने जो है इनकी ओमेगा 3 फैटीज देनी होती है, फाइटोकेमिकल्स देने होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने होते हैं। यहाँ पे एक पूरा चार्ट है, ये मैंने आपको थोड़ी बहुत आपको बताई है। ये पूरा एक चार्ट है अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उनके ईटिंग बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, कि अगर कोई अटेंशन और कंसंट्रेशन डेफिशिएंट है तो आपने उसको वर्बली डायरेक्ट करना होता है क्लाइंट को, ईच स्टेप, ईच प्रोसेस, यूटेंसिल्स। उसके बाद आपने जो फूड बनाना होता है, फूड दोनों होता है वो अवेलेबल और विजिबल होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम है कि वो थ्रो करते हैं फूड को, तो आपने वो प्रोवोकेटिव एजेंट जो होते हैं जो उन्हें प्रोवोक कर सकते हैं उन्हें आपको उस इन्वायरमेंट से रिमूव करना होता है, ठीक है। और जो भी असिस्टेंस दे रहा है, जो भी खाना खिला रहा है, उसको उस साइड पे खड़ा होना चाहिए जो नॉन डोमिनेट साइड हो, आपको उसके बिहाइंड खड़ा होना पड़ता है जो भी पेशेंट होता है। आपने जो चीजें होती हैं वो नॉन ब्रेकेबल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको सिर्फ वन फूड देना है एट अ टाइम। नेक्स्ट वो जो है वो च्यू कंस्टेंटली, तो आपको उसको बताना होता है वर्बली या क्यू कार्ड बना के या कोई वीडियो दिखा के कि आप किस तरह च्यू करना है हर बाइट को। आपने उनको सर्व करना है सॉफ्ट फूड ताकि उनको लेस च्यू करना पड़े, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि च्यू कैसे करना है, और उनको स्मॉल बाइट्स देनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज वो नॉन एडिबल थिंग्स को जो है वो ज्यादा नोटिस करते हैं, तो आपने जितनी भी नॉन एडिबल थिंग्स हैं आपने वो रिमूव करनी है, और आप कोशिश करें कि उन्हें फिंगर फूड प्रोवाइड करें, कि आपको कोई स्पून फोर्क प्लेट उनको ना देनी पड़े। डेकोरेशन टेबल को अवॉइड करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें फूड है बस। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चीजों से अवॉइड करना चाहिए। ईट टू क्विकली, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उनको एक फूड एट अ टाइम देते हैं, फूड आइटम सेपरेटली देते हैं, ऑफर करते हैं वो फूड गेट रिक्वायर्ड च्यूइंग, कि उनको च्यू करना पड़े, स्मॉल स्पून देना है, स्मॉल कप देना है, ठीक है। ईट टू स्लोली है अगर, तो आपने उनको वर्बल क्यूज देने हैं, टेक अ बाइट के, च्यू के, ठीक है। उनको अलाउ करना है कि वो मोर टाइम लें और वो उसको च्यू करें, ठीक है। कोई वो जल्दी नहीं है कि आप उनको हरी अप करने वाला गेस्टर भी दें। फॉरगेटफुल और डिसोरिएंटेड, तो आपको जो है वो कांस्टेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि वो उनका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ खाने पे रहे, ठीक है। अगर तो वो डिसोरिएंट हो गए हैं या फॉरगेटफुल हो गए हैं तो वो फिर मुश्किल होता है, ठीक है। और एक ही उनको सिटिंग देनी होती है, आपको लिमिटेड चॉइसेस देनी होती हैं आपने उनको। और जो इन्वायरमेंट है कोशिश आप करो कि रोज सेम इन्वायरमेंट हो, अगर आप चेंज करोगे तो वो तब भी डिसोरिएंट हो जाएंगे और फॉरगेटफुल हो जाएंगे। फॉरगेट टू स्वेलो, टेल क्लाइंट टू स्वेलो, ये पहले भी बात हो गया। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट इमोशनल एक्सप्रेशन, आप उनको इंगेज करें कन्वर्सेशन में, इमोशनल डिस्प्ले में ना जाने दें, ठीक है। क्वाइट इन्वायरमेंट हो कि और कोई नॉइज ना हो, ठीक है। उनका फोकस जो है वो सिर्फ जो फीडर है जो खाना दे रहा है और खाने पे रहे, और कोई टीवी ना चल रहा हो या लोग ना पास और बैठे हो, ठीक है। पीसफुल इन्वायरमेंट आपने उनको प्रोवाइड करना होता है। सिट बिसाइड क्लाइंट एट टेबल, चेंज डाइनिंग लोकेशन,
प्रोवाइड एरोबिक एक्सरसाइज बिफोर मील। आप एरोबिक एक्सरसाइज देंगे तो उनको जो है वो भूख लगेगी, तो उनका ज्यादा फोकस सिर्फ खाने पे होगा, ठीक है। Place in food, serve one food at a time, fill glass or plate half full or at refill, offer finger foods, use cup with covers or sprouts. Show paranoia, provide structural routine, present food in consistent manner, serve food in closed container, do not put medicine in food. अक्सर ये होता है कुछ लोग जो होते हैं वो सेम सिचुएशन पे नहीं रहते, उनको चेंज करके देना पड़ता है आपको इन्वायरमेंट। और कुछ लोग होते हैं जिनको अगर आप इन्वायरमेंट चेंज कर दो तो वो अनॉय हो जाते हैं। तो आपने वो पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। तो अगर तो पेशेंट जो है वो अपनी रोज की रूटीन को चेंज करना पसंद नहीं करता, तो आपको सेम और कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर वो स्पिट कर देते हैं फूड, तो आपने एवेल्युएट करनी होती है पहले उनकी च्यूइंग और स्वेलविंग एबिलिटी। आपने क्लाइंट को बताना होता है कि आपको स्पिट नहीं करना, आपने उस प्लेस से क्लाइंट अवे फ्रॉम अदर्स ताकि वो ऑफेंड ना हो, ठीक है। और आपको उसको सुपरविजन प्रोवाइड करनी होती है। विल नॉट गो इनटू डाइनिंग रूम, आस्क व्हाई, चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन को। आप सिंगल डाइनिंग पार्टनर दे सकते हैं, ग्रुप दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं मील इन रूम इफ नीडेड। तो ये सब चीजें जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो देनी होती है। इसके अलावा जो ये टेबल है ये ड्रग्स बता रहा है जो आप कॉमनली यूज करते हो फॉर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, ठीक है। तो उनका बेसिक आपको ऐसा इसका याद करने की जरूरत नहीं है ड्रग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अल्जाइमर डिजीज में कोई ड्रग दे रहे हो तो वो उनका न्यूट्रिशन रिलेटेड रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, या वेट लॉस हो सकता है। अगर आप उन्हें एड्रिनल हार्मोन्स दे रहे हैं तो वो वेट गेन में जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उन्हें और कोई दे रहे हो डोनेप्जिल, ग्लेंटामाइन, रिवास्टिगमाइन, टेक्राइन, मेमांटाइन, तो ये क्या करते हैं, ये एनोरेक्सिया और वेट लॉस करते हैं, ठीक है। तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्लान करना होता है कि आपने जो मेडिकेशन दिया है उसका क्या ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन है और वो क्या इफेक्ट कॉज कर रहा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग भी फिर उनको थेरेपी प्रोवाइड करनी होती है। और आप उनको फिर हाई कैलोरी हाई डेंस जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। समझ आई? जी मैम। अच्छा, अब जो है कुछ चीजें यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं कि अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड, अल्कोहल और डेफिशिएंट होंगे एंटीऑक्सीडेंट, तो वो जो है वो डिजीज का ऑनसेट जो है वो इंक्रीज करेंगे, उन्हें प्रमोट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे रहे हो, विटामिन दे रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हो, करक्यूमिन और कुछ स्पाइसेस हैं जो हमारे एज एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करती हैं, तो आपको वो प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। एक रिपोर्ट हुई थी 2010 में, 4 ईयर प्रोस्पेक्टिव कंट्रोल स्टडी थी, जिसमें उन्होंने 65 प्लस ईयर ऑफ एज इंडिविजुअल लिए थे और उनको उन्होंने डाइट दी थी जिसमें उन्होंने हायर इंटेक की थी सलाद ड्रेसिंग की, नट्स, फिश, टोमेटो, पोल्ट्री, क्रूसीफेरियस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड डार्क लीफी वेजिटेबल। तो उन्होंने देखा था कि अल्जाइमर डिजीज ईटिंग हाइट्स ऑफ हाई फैट डाइट प्रोडक्ट, रेड मीट, ऑर्गन मीट एंड बटर। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डाइटरी पॉलीफिनोल्स हैं वो चिलेट कर लेते हैं मेटल्स को, तो वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास गार्लिक है वो भी न्यूरो प्रोटेक्टिव के तौर पे यूज होता है। इसके अलावा रेज़वेरेट्रोल है, ये हमारे पास एज एन एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइटरी पॉलीफिनोल्स जो है वो बॉडी फूड में इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। क्रूसीफेरियस वेजिटेबल कौन सी होती हैं? मैम क्या पूछ रही हैं? क्रूसीफेरस वेजिटेबल कौन सी होती हैं? मैम इसमें कैबेज आ जाती है और इस तरह की इस शेप हाँ, की जो कैबेज, वेजिटेबल है ब्रोकली और जो हमारे पास कॉलीफ्लावर है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास क्रूसीफेरस वेजिटेबल में आती हैं, ठीक है।
इसके अलावा न्यूरोलॉजिक फंक्शन जो है वो ईटिंग के साथ भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपको मैंने बता दिया सारी चीजें कि आपने किस तरह उनको मैनेज करना होता है। डिहाइड्रेशन भी एक प्रॉब्लम होती है इन पेशेंट में। रिकॉग्नाइज थर्स्ट करना, वो अक्सर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि उनको प्यास लग गया और वो निगलेक्ट भी कर देते हैं कि उनको पानी पीना है। ठीक है, तो फिर जो साथ में केयर गिवर होता है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, और इनमें ग्रेजुअली जो है वो वेट लॉस जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से आप जो है वो इनकी एनर्जी इंटेक जो है वो इंक्रीज ही रखते हैं, उसको आप डिक्रीज नहीं करते। इसके अलावा जो मील टाइम है वो शुड बी केप्ट सिमिलर होना चाहिए, नॉइज नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको वो टेबल में बता दी, ये बस उन्होंने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप टेबल कर लो या ये पैराग्राफ पढ़ लो, एक ही बात है।